बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता दें कि 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता दें कि 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव कंडक्ट किया जाएगा। अहम जानकारी 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं। जिस बात का आप इंतजार कर रहे थे, जान लीजिए 7 चरणों में चुनाव होगा। 20 मई को आपको बता दें, 25 मई को छठे चरण की वोटिंग की जाएगी। बड़ी जानकारी 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग, 89 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि अहम जानकारी 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। तो पहले ये कयास हम लगा रहे थे 6 में होंगे या 7 में होंगे, तो अब ये साफ हो गया, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि 7 चरणों में मतदान होना है। तो बड़ी जानकारी 543 सीटों को लेकर 7 चरणों में अब मतदान होना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि 7 चरणों में मतदान होना है। अहम जानकारी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 7 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा। पांचवें चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा। छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होगा। सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। मतगणना जो है वो 1। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, 7 चरणों में मतदान होना है और क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र का उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि किस किस चरण में कहाँ क्या होगा, उसमें उत्तराखंड जो है वो पहले चरण में है और उत्तर प्रदेश जो है वो आखिरी चरण में है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उत्तराखंड में केवल 5 सीटें हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां से फ्री हो जाएंगे, जिनका मतदान समाप्त हो जाएगा, वो दूसरे जगहों पे प्रचार के लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड की अगर हम 5 सीटों की बात करें तो इस बार जो है कई टिकट उत्तराखंड में बदले गए हैं। उत्तराखंड में अगर आप देखिए तो दिल्ली से जो है अनिल बलूनी को भेजा गया है, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है उत्तराखंड की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 62 सीटों पे जीत हासिल की थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पे जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी अलग अलग है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे टिकटों की घोषणा कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे, जबकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो अपनी किस्मत लखनऊ से आजमाएंगे। अमेठी से कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। अभी तक कांग्रेस का पता नहीं चला है कि आखिर अमेठी से कौन लड़ेगा। रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कई सारी बहुत हाई प्रोफाइल सीटें हैं। राम मंदिर बनने के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं और मोदी की गारंटी योजना आने के बाद मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। खासतौर पे मोदी के परिवार को लेकर जो बात की जा रही है, जिस तरीके से लोगों का उसमें जुड़ना हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस जो है, अगर हम धरातल पे बात करें तो कांग्रेस का जो संगठन है उसमें बहुत जान नजर नहीं आती है। समाजवादी पार्टी का संगठन तो है, लेकिन जिस तरीके से सक्रियता होनी चाहिए उस तरीके से सक्रियता नहीं है। न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के घरों तक भेजने का काम किया है, जिसके लाभार्थी मिले हैं। हम लोग चलते हैं सौरभ, पूरे प्रदेश पे हमारे साथ लोग अलग अलग जगहों पे जुड़े हुए हैं और रवि दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग बारी बारी अलग अलग जगहों से बात करते हैं। रवि से शुरुआत करते हैं। रवि, लखनऊ बहुत अहम है, खासतौर पे अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत है ये। राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं। ऐसे में रविदास मल्होत्रा जो कि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, उनकी चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं? सर, रविदास मल्होत्रा की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक है और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होती है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया गया था, मध्य से वो विधायक है। इसके पहले उस सीट से बीजेपी के विधायक रहे ब्रजेश पाठक, जो कि अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है।
उनको जरूर मौका दिया गया है। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से वो प्रत्याशी घोषित किए गए थे लखनऊ लोकसभा सीट से। हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ है वो कांग्रेस, यानी कि जो भी पूरा विपक्ष गठबंधन है उसके लखनऊ से प्रत्याशी है, जमीनी स्तर के नेता है और काफी कई बार विधायक भी रहे हैं। हालांकि कई साल उनके मुकदमे भी रहे हैं, लेकिन वो सभी राजनीतिक तौर के मुकदमे रहे हैं, चर्चित नेता रहे हैं। और चाहे वो जमीनी स्तर पे जो लोग काम करते हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हो, पट्टी वाले हो, घुमसे वाले, इन सभी की लड़ाई अक्सर करते हुए जाती, इसीलिए वो चर्चा ठीक में है रहते हैं। रवि, ठीक है रवि, मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनलालगंज से हमारे साथ अगर जय शुक्ला जुड़े हो तो उनके पास चलते हैं, अयोध्या में हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हो तो उनके पास चलते हैं, बनारस में हमारे साथ रिपोर्टर हो तो उनके साथ चलते हैं। हमारे साथ सुशील जुड़े हैं गोरखपुर से और शिव प्रसाद जुड़े हैं रायबरेली से। अरविंद जी, अगर आप रायबरेली जैसे कि कांग्रेस का ज्यादा मजबूत गढ़ रहा है, अगर आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं शिव प्रसाद से। सुशील, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुशील हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से और शिव प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं जी जी जी, आ रही है। सुशील, आप मुझे बताइए कि रवि किशन के खिलाफ जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से काजल निषाद, कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही हो सुशील? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सदर सांसद जो अभी रहे हैं रवि किशन, चूंकि वो एक एक्टर भी हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर गोरखपुर के चुनाव की बात करें तो इस बार का चुनाव एक्टर वर्सेज एक्टर हो गया है, क्योंकि काजल निषाद भी एक्टर हैं, रवि किशन भी एक्टर हैं। हम ऐसे सीधे लोगों से ही बात करते हैं कि वो इसे किस तरह से देखते हैं। सदर सांसद रवि किशन वो भी एक्टर हैं, उनके विपक्ष में काजल निषाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन है उसके तौर पर प्रत्याशी है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या लग रहा है स्थिति? एक्टर की बात करें तो एक्टर में तो रवि किशन बहुत आगे है, अलग बात हो गई, लेकिन राजनीति के बीच में पिछला उन्होंने सेशन पूरा किया है और काफी अच्छे से पूरा किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है रवि किशन। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप इसे देखते हैं? इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प चुनाव है इस बार का, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? जैसा कि आपने कहा एक्टर वर्सेज एक्टर का तो इसमें कहीं मुकाबला ही नहीं है। एक तो एक्टिंग में भी जो है बहुत ऊंचे पे है हमारे माननीय रवि जी जो है। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि किस पार्टी से, जो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में जिस पार्टी की डिमांड है वो किस पार्टी। सुशील मेरा सवाल आपसे से तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अभिषेक सिंह भी लखनऊ से जुड़ गए हैं? ठीक है, मैं अभिषेक के पास भी चलता हूं, लेकिन एक सवाल पूछ लेता हूं मैं सुशील, मुझे ये बताइए कि गोरखपुर में कांग्रेस के साथ पैक्ट होने का क्या कोई फायदा है समाजवादी पार्टी को? देखिए, क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का क्या कोई फायदा यहाँ पर है समाजवादी पार्टी के, जिस तरह से काजल निषाद यहाँ पे प्रत्याशी हैं? नहीं, कांग्रेस तो पहले भी जो है प्रत्याशी रह चुकी है यहाँ जी। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने का क्या कोई समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा? सुशील, ये पूछना चाह रहा हूं, आप बताइए जी, कांग्रेस के साथ गठबंधन का क्या समाजवादी पार्टी से का कोई फायदा होगा गोरखपुर में? किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा गोरखपुर में। क्या मुझे तो लगता है कि चलिए हम शिव प्रसाद के पास चलते हैं। बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम शिव प्रसाद के पास चलते हैं। शिव प्रसाद, आप मेरे साथ जुड़ गए हैं जी। शिव प्रसाद, मुझे ये बताइए कि अभी कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से सीट निकाल लेगी? जिस प्रकार से बीजेपी ने पहले से अपनी रणनीति तय कर रखी है कि हम 80 में 80 उसमें रायबरेली है, और खास बात यह है कि इसको कांग्रेस बताती है कि रायबरेली मेरा परिवार है, और एक भावुक पत्र सोनिया गांधी का आया, वो वितरण हो रहा है। लेकिन अभी तक आज चुनाव की डेट घोषणा हो गई है। दोनों बड़ी पार्टी यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने अभी यहाँ पर अपने जो कैंडिडेट हैं जिनको चुनाव लड़ाना है उसकी घोषणा नहीं की है। और इस बार लगता है कि रायबरेली में कोई बड़ा खेल होगा, क्योंकि उसका वेट जो है भाजपा भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। बिल्कुल। अरविंद जी, मेरा सवाल एक आपसे, मैं चाहता हूं कि आप इसका एक विश्लेषण करें। एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए, तो और एनडीए का कहना है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो बीजेपी सरकार के सामने आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं? क्योंकि इतना आसान तो है नहीं 400 आप सीटें ले आएंगे, बाकी पार्टियां क्या करेंगी ये भी एक बड़ा चुनौती। तो उसको लेकर कैसी तैयारियां हो रही है, इसको दर्शकों को थोड़ा समझाएं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
जिस तरीके से काम करने का उनका तरीका है, वो हर काम को लग के करते हैं। अब हम अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का और अन्य दलों का गठबंधन नहीं हो पाया। आप देखिए बाकी जगहों पे जो है वो गठबंधन जो है अंतिम रूप नहीं ले पाया। सवाल ये नहीं है, सवाल है नीतीश कुमार को आप देखिए वो एनडीए में चले गए, ठीक है। तो सवाल यही उठता है कि जो रणनीति अगर आप बनाते हैं और वो रणनीति पे चल के अगर आप मंजिल पाने की कोशिश करते हैं और मंजिल के पहले पाने के पहले ही अगर वो बिखर जाए, टूट जाए, सब लोग उसकी हकीकत को जान जाए, तो आप अपने आप बहुत पीछे चले जाते हैं। कांग्रेस इस मामले में अभी बहुत पीछे है, मीलों पीछे है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की पदयात्रा में लोग जुड़े, लेकिन आप देखिए कि कई जगहों पे उनको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल कांग्रेस के पास अगर हम विधानसभा में देखें तो तेलंगाना के अलावा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ये राज्य बच पाए हैं। तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि बिल्कुल जो रणनीति आप बनाते हैं वो रणनीति एक्सपोज हो गई। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आप एनडीए में देखिए कि इन्होंने किन नए लोगों को जोड़ लिया अपने साथ। आप देखिए उत्तर प्रदेश में की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल जो कि लगातार समाजवादी पार्टी के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, लोकसभा में भी बातें हो रही थी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में परिपक्वता बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रणनीति के लिहाज से, कार्यकर्ताओं के लिहाज से, सरकार के रहने के दौरान मोदी की गारंटी के लिहाज से, उनकी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिहाज से बहुत आगे हैं और आप देखिएगा कि इसका आपको इम्पैक्ट जो है चुनाव में नजर आएगा। हमारे साथ बाकी लोग जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। रवि, आपसे तो हमारी बात हुई है, हम चलते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अभी और अन्य संवाददाताओं के पास जाएंगे, लेकिन लखनऊ लेकर चलते कुछ राजनीतिक चर्चा परिचर्चा हम दर्शकों को दिखाते हैं, फिर अन्य संवाददाताओं के पास जाएंगे। प्ले करें प्लीज। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब इंडिया गठबंधन के तहत पूरी तरीके से गठबंधन साफ हो गया और सीट शेयरिंग भी साफ हो चुकी। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लगी, बाकी बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव में होगी। हालांकि अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के जो पूरी तरीके से सीट शेयरिंग होने के बाद में ये सब साथ नजर आएंगे, अब ऐसा होने लगा है। हम इस वक्त मौजूद है लखनऊ के लालबाग इलाके में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग एक साथ बैठे हुए, यानी जो लोग अलग अलग होते थे वो साथ जाने लगे हैं। सबसे पहले आपसे सुरेंद्र जी से बात करेंगे। सर, ये जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ चर्चा हो रही है? ये बैठक नहीं, ये चाय पर हम लोग सुबह आते हैं और जब से इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ है तब से और हमारे साथी यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और सारी जगहों पे 80 की 80 सीटों पर कैसे गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। जैसे श्री रविदास मल्होत्रा जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं हमारे, वो और कल हमारे सारे बड़े नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय भी गए थे। इसी तरीके से सारी मीटिंगें हम लोग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय पर बैठ रहे हैं, कहीं और बैठ रहे हैं कि कैसे गांव-गांव पहुँचें, पाँव-पाँव जाएं, नगर-नगर जाएं, डगर-डगर जाएं, बूथ को मजबूत करें और बूथ पर अगर हम अपने वोट को निकाल ले गए तो 80 की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी। समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अब आप तो एक साथ हो गए आप लोग? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है निश्चित तौर पर लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करेगा। अभी हमारे गठबंधन के सीनियर नेता ने आपको बताया कि हमारी जो तैयारी है ये बूथ स्तर की है और बूथ स्तर पे ही असली लड़ाई है। बूथ के हमारे नेता जीतेंगे, बूथ पे हम लोग जीतेंगे, तभी जाकर के हम बड़ा बूथ जब जीत लेंगे तो हम अपनी लड़ाई जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल, बूथ पे जीतने की तैयारी है। क्या नाम है, आप किस पार्टी से? मेरा नाम अतुल है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। हाँ, क्या चर्चा करी, किस तरीके की तैयारी आप लोग साथ में? अब हम लोग क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कैसे हम लोग बूथ पर कैसे वोटर को कैसे मजबूत करें, कैसे मतलब हम लोग इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ क्या तालमेल हम लोगों का, जैसे घुलाव मिलाव बढ़ गया इस समय गठबंधन होने के बाद। हम लोग अब लगातार पार्टी के नेताओं पर कैंडिडेट्स पर अपना विचार विमर्श ये सब करते रहते हैं दिन भर। पहले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ थे, अब एक बार फिर से हम लोग साथ नजर आएंगे। आप लोग कैसे देखते हैं इस पल को? बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है और ये गठबंधन होना चाहिए था और जो हुआ है ये लोकतंत्र बचाने के लिए है और इससे सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी और इस बार इंडिया का ही प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया में। जिस तरीके से बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ में है, आप अपने इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? बढ़िया लड़ेगी, लखनऊ में जो है रविदास मल्होत्रा को जिताया जाएगा और क्या।
जी, रविदास मल्होत्रा को कैसे देखते हैं? कितनी रविदास मल्होत्रा जी विधायक भी हैं और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं लखनऊ से। बड़ी जीत होगी और हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे वरिष्ठ नेता है और प्रवक्ता है आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी। हम लोग इनसे सलाह और मशवरा ले रहे हैं, इनको लगातार सुनते हैं, इनसे वैचारिक रूप से हम लोग इनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। सीखने को मिल रहा पार्टी कैसे काम करे, बूथ पर कैसे करे, गांव में कैसे करे, इसी पे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आज सुबह से। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं अब जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त दोनों ही एक साथ में हैं। अब किस तरीके से जो आगे की जो तैयारी होगी उसको लेकर समीक्षा है। जहां शीर्ष नेता कर रहे हैं वही बाकी जो नेता है वो भी इसको लेकर चर्चा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो चुनाव को लेकर बस्ती की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ चाह रही है, उम्मीदें क्या हैं, सुनिए। मौजूद है बस्ती जनपद लोकसभा 61 करोड़ गांव में। आपको बता दें कि जिस तरह से 2024 की चुनावी सरगर्मियां सर चढ़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। लगभग सारे प्रत्याशियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 1952 में आपको बता दें बस्ती जनपद में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 में कांग्रेस के MP आए थे। उसके बाद से बसपा के आए, भाजपा के आए, तमाम पार्टियों के तमाम प्रत्याशी हुए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई खाता नहीं खोला है। आपको बता दें इसी तरह से 2000 अभी इसके पहले चुनाव में हरीश द्विवेदी जी को फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना विश्वास जताया है। वहीं रामप्रसाद चौधरी जो 5 बार से विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। उसी क्रम में हम जानते हैं कि बस्ती लोकसभा से हमारे साथ कुछ आम जनता के लोग खड़े हैं। इनसे जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसके सर बंधेगा सेहरा और किन मुद्दों पर, किन विचारधाराओं पर आम जनता वोट करेगी। क्या शुभ नाम आपका है? हमारा सही सुविधा है बाबा। नाम बताइए अपना नाम। हमारा मुन्ना नाम है। मुन्ना जी बताइए किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे और किसके सर बांधेंगे जीत का सेहरा? अब जहां आप लोग का राय है वहां हमारा भी राय रहेगा भैया। अपनी बात आप कहिए ना, वोट किसको देंगे, क्या चाहते हैं? जैसे किसी को भी वोट देने से पहले आदमी ये सोचता है कि हम किन मुद्दों पर वोट करेंगे, तो किस मुद्दों पर वोट करेंगे? अब हम तो भाजपा को देंगे। ठीक है, हमारे साथ ये मुन्ना जी थे जिन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। देखिए एक और हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा? भाजपा का। क्यों मोदी का। क्यों वोट देंगे? अरे हमको राशन मिल रहा है, किसान वो मिलता है निवेदन कि किसान सम्मान निधि। हाँ देखिए कहीं ना कहीं भाजपा की जो तमाम योजनाएं हैं उनसे प्रेरित है और उनसे लाभ पा रहे हैं आम जनता, तो उन्होंने कहा हम भाजपा को वोट देंगे। अगर इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, क्या शुभ नाम है? हम बच्चालाल चौधरी जो है कलर मंदिर के अध्यक्ष है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी है। और देखिए मोदी जी के आने से हमारे जिले में एक रिंग रोड बहुत विशाल टाइप का निकल रहा है और हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सड़कें बन रही हैं। गांव में शांति से सब लोग खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं। चोर का ना डर है, ना डाकू का डर है। तो हम लोग तो भाई मोदी को ही वोट देंगे और कोशिश भी करेंगे कि जितने हमारे लोग हैं उनसे कि वो भाजपा को ही वोट दें। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग हैं, योजनाएं उनकी काफी कारगर हैं। इसी क्रम में हम चलते हैं आगे। आप युवा हैं जी, 2024 में आप वोट करेंगे, किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा और किन विचारधारा, किन मुद्दों को लेकर? देखिए 2014-24 का जो चुनाव है उसमें हम यह कह सकते हैं निश्चित तौर से इस देश की जनता, जन जन मतदाता ने माननीय मोदी जी पर पुनः एक बार विश्वास करने का मन बना चुका है। 2024 में मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि जो हमारी सनातन संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिना, भारत सभी के सुखी होने की कामना करता है, वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। इस संकल्प के पूर्ति के लिए माननीय मोदी जी जो है निरंतर काम कर रहे हैं। पूर्व की सरकारें भी रही जो इस देश के संसाधनों पर केवल मुस्लिमों का अधिकार बताती थी, लेकिन आज मोदी जी की सरकार सभी संसाधनों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना को साकार करने के लिए काम कर रही है, विश्व बंधुत्व को बनाए रखने के लिए काम कर रही है, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आजादी की।
तो संजय श्रीवास्तव, रेजिडेंट एडिटर उत्तराखंड से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय जी, 7 चरणों में चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो गया है। जिस पल का इंतजार था, सभी सियासी दल और जनता भी इंतजार कर रही थी, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। संजय जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और यहाँ की दोनों पार्टियां पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने सभी 5 लोकसभा कैंडिडेटों को की घोषणा कर दी है। जहां तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस अभी भी दुविधा की स्थिति में है। 3 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, 2 के लिए अभी वो इंतजार कर रहे हैं। तीसरी यहाँ कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ इनकी लड़ाई देखी जाए। तो ये माना जा सकता है कि अब चुनाव अंतिम चरण में जिस तरह से इनकी दोनों लोगों की, कांग्रेस और भाजपा का टक्कर है, तो सामने केवल कांग्रेस भाजपा ही रह गई है और दूसरी पार्टियां यहाँ पे नहीं के बराबर है। यहाँ लगभग 83 लाख मतदाता हैं जो कि अपना मतदान। जी जी जी, ठीक है, बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। यहाँ पे लगभग 83 लाख मतदाता हैं और पहाड़ी एरिया ज्यादा है। 4 मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पे मतदान ठीक ठाक पड़ता है। तो मौसम भी ये कहा जा सकता है कि इस समय ऐसा रहेगा। जी ठीक है। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 7 चरणों में मतदान होगा और तैयारियां सभी सियासी पार्टियां कर रही थी, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, अपडेट करें। चलिए अभिषेक के पास अभी रुक करेंगे, लेकिन मनोज चाहर मेरे सहयोगी आगरा से जुड़े हुए। मनोज, 7 चरणों में चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो गया है। अब आगरा की अगर बात करें तो सियासी दांवपेच के बारे में आप बेहतर समझ सकते हैं, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से इस लोकतंत्र पर्व का जो सभी लोग, राजनीतिक दलों के साथ ही सभी आम जनमानस है, वो इंतजार कर रहा था, उस इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगरा में 2 लोकसभा सीट है, एक आगरा लोकसभा सीट है तो एक फतेहपुर लोकसभा सीट है। और यहाँ पर जो भाजपा ने पहले 2 कैंडिडेट जो पहले सांसद थे उन्हीं को रिपीट किया है। इसमें से आगरा लोकसभा सीट जो आरक्षित सीट है उसमें एसपी केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल और जो फतेहपुर सीकरी सीट है वो राजकुमार चाहर को दी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी गठबंधन ने यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले, कौन उनका प्रत्याशी होगा। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो आगरा लोकसभा से एटा की रहने वाली पूजा अमरोही को यहाँ पर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा दिलचस्प यहाँ मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि आगरा हॉट सीट रही है, चाहे फतेहपुर सीकरी हो चाहे आगरा लोकसभा सीट हो। तो यहाँ सीधे हम लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके के देखते हैं आप, चुनावी दौर था उसका ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्या माहौल राजनीति का आगरा में देखा जा रहा है? देखिए, आगरा में तो नाली सड़क खरंजे का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना से जो पार्टी इस समय काम कर रही है, मुझे लगता है उसी को आगरा का जनमानस अपना मन बना चुका है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है और बसपा ने एक तरीके से पूजा अमरोही को लाके वॉकओवर दे दिया। अब देखा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल का विरोध देखा जा रहा है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उस तरह किस तरीके की। चलिए ठीक है मनोज, मैं आपके पास आऊंगा और आप लोगों से बात कीजिएगा। राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी जहां पर जुड़े हैं। अभिषेक, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 7 चरणों में चुनाव किए जाएंगे, 18 से शुरू होकर 4 जून को काउंटिंग की जाएगी। अपडेट करें दर्शकों को अभिषेक। अभिषेक, सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। अवनीश मैनपुरी से मेरे सहयोगी जुड़े हैं। अवनीश, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 7 चरणों में मतदान होना है, किस तरीके से तैयारियां मैनपुरी में, क्या किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सौरभ जी, देखिए आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आज 7 चरणों का जो ऐलान हो गया है, 7 चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। तो उसको लेकर अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने
डिम्पल यादव को पुनः दोबारा से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस सीट पर मंथन कर रही है, अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। हालांकि अगर बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी जो लोकसभा है उसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें एक जसवंत नगर भी जुड़ा हुआ है मैनपुरी के साथ साथ। यहाँ 1996 से लेकर लगातार ये समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट रही है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सैफी परिवार, वहां से ही यहाँ के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से सांसद और विधायक होते चले आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस समाजवादी पार्टी जो किला गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता है, उसको समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कई कयास लगा रही है। हालांकि अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, तो इसका कहीं ना कहीं ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के प्रयास में लगी है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव वो लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, चुनाव प्रचार में लगी हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं और अपना जनसंपर्क कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपना प्रत्याशी उतारेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है, प्रत्याशी की अगर बात करें तो डिम्पल यादव के सामने जो टक्कर देने वाला का प्रत्याशी होगा, तो उसमें 2 नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं। सूत्रों से जो नाम आए हैं वो केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ नाम आ रहा है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का भी नाम सामने निकल के आ रहा है। अब ये सबसे बड़ी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जब अपना कैंडिडेट उतार देगी मैनपुरी सीट से, तो सबसे सामने अपने सवाल होगा। सौरभ बिल्कुल। रवि मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। रवि, तारीखों का ऐलान हो गया है, 7 चरणों में मतदान होगा। आपके पास अपडेट क्या है, किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं आप? प्रत्याशियों में किस तरीके की कंपटीशन, कैसी तैयारियां? अनम्यूट कीजिए रवि अपने आप को। जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले तारीखों की घोषणा हुई है और 7 चरणों में पूरा चुनाव होगा और जून में मतगणना होगी, फिर नतीजे आ जाएंगे। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद है और कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद है। हम पहले तस्वीरें दिखाएं ये आपको, ये हमारे कांग्रेस पार्टी ऑफिस की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो भी बाहर होल्डिंग वगैरह लगे थे वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुद ही हटा दिए हैं। और ये वो चौराहा है जहाँ पर हालांकि कुछ झंडे वगैरह जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुद ही यहाँ हटा दी। हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वो है रविदास मेहरोत्रा जी समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल रवि, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 मेरा सवाल आपसे कि 7 चरणों में मतदान होना है और अपडेट आपके पास है, थोड़े दर्शकों को क्या जानकारी आपके पास है, अपडेट करें। बिल्कुल, मैं अभी चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए जो प्रेस रिलीजेस है, जो पूरा डॉकयार्ड है वो पढ़ रहा था और उसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर किस तरह अलग अलग चरणों में एलोकेशंस किए गए हैं। 16 मार्च यानी आज के दिन कार्यकाल भी खत्म हो रहा था सरकार का, केंद्र सरकार का, लिहाजा आज से इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो शुरू होती है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इशूइंग ऑफ प्रेस नोट। इसके बाद डेट ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन 20 मार्च है, यानी पहले फेज के लिए। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस यानी आखिरी तारीख नॉमिनेशंस की 27 मार्च है। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन यानी जो पत्र होते हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं, उनको दोबारा चेक करने की डेट 28 मार्च है। साथ ही विड्रॉवल यानी जो लोग वापस लेना चाहते हैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म, उसकी डेट 30 मार्च है। और फिर इसके बाद पहले फेज के इलेक्शन की डेट है, यानी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार। उस दिन पहले फेज का जो पोल होगा वो होगा। खास तौर पर डेट ऑफ काउंसलिंग भी इसमें लिखी हुई है। और बाकी आपको बता दूं कि डेट बिफोर विच इलेक्शंस विल बी कंप्लीटेड, यानी 6 जून से पहले ये जो पूरा चुनाव है फेज 1 का ये खत्म हो जाएगा। यानी 4 जून को काउंटिंग और 19 जून को पोल। इसी तरह हर एक फेज की जानकारी बाकायदा इस डॉक्यूमेंट में बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे, लखनऊ में फाइट कैसी है, किस तरीके की फाइट आप देख रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां खुद चुनावी मैदान है, किस तरीके से आप देखते हैं? जनता के बीच में क्या मिजाज है, क्या मूड है, इसको बताएं।
बिल्कुल, राजनाथ सिंह क्योंकि सर्वविदित नेता रहे हैं। बाकी एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक वक्त ऐसा भी है जब विपक्ष के भी नेता उनको उतना ही प्यार करते थे, चाहे वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हों, उनसे भी उनके उतने ही मित्रवत संबंध थे जितना उनकी अपनी पार्टी में यानी भाजपा में बड़े नेताओं से होंगे। और शायद यही वजह है कि दोनों से मुलाकात होना, संबंध होना। मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो रक्षा मंत्री के पद पर हैं और उससे पहले शिक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश में वो रह चुके हैं। तो एक लंबा राजनीतिक इतिहास। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो चुनाव लड़ते नजर आए, किस तरह से यहाँ लखनऊ के लोगों ने उन्हें पसंद किया, चाहा है और एक तरह से लखनऊ से एक अनूठा सा रिश्ता है। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा का भी जो पृष्ठभूमि है वो कोई बहुत नई नहीं है। उनकी बात की जाए तो वो एक ऐसे राजनेताओं में से हैं जिनके ऊपर बलवे के यानी जो जनता के साथ किए गए प्रदर्शन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे होने का रिकॉर्ड है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मुकदमे किसी राजनेता पे लिखे गए हैं तो लखनऊ के रविदास मल्होत्रा जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं वो, और लोकसभा के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के इस दौर में जब वो ज्यादातर विधानसभा सीटें हार रही थी, वहां से लखनऊ से वो विधायक भी हैं और वो राजनाथ सिंह के खिलाफ यहां लखनऊ से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। सबसे अहम बात यह भी है कि उनका भी जुड़ाव। ठीक है मनोज चाहर, आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। घोषणा हो चुकी है, उसके साथ ही हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा किस तरीके का समीकरण आप देख रहे हैं आगरा लोकसभा सीट पे? आगरा में किसी की टक्कर ही नहीं है, अकेले बघेल साहब भी दिखाई दे रहे हैं और टक्कर में भी तो कोई मजबूत चेहरा दिखाई देना चाहिए। बसपा सपा किसी से भी मजबूत चेहरा दिखाई अभी तक तो दे नहीं रहा है। आगे पता नहीं वो किसको खड़ा करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी पत्ते अपने खोले नहीं। बसपा से अब जो पूजा वो है उनको उतार दिया है, बसपा से बाहरी कैंडिडेट है, एटा से आई है, किस तरीके से देखते हैं कितना असर डालेंगी वो? ऐसा वो बाहर के प्रत्याशी है और ये लोकल है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और आगरा तो हमेशा से लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है, भाजपा की ही सीट रही है हमेशा। तो किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो चुनाव है वो विरोध एसपी सिंह बघेल का यहाँ देखा जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं किस तरीके से चुनाव होने वाला है? किसी का विरोध नहीं चलेगा यहाँ पे, सिवा भाजपा के अलावा कोई आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ पे। जलबाग सीट भाजपा ही की है। अब 7 मई को अपने यहाँ चुनाव होना है तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहते हैं कैसे चुनाव होगा, क्या मुद्दे होंगे आपके? भाई एक मुद्दा क्या नाम है मोदी जी ने निकाल दिया इस बार कि मोदी जी का ही जो पूरा देश में परिवार है, तो हम लोग सब उनको परिवार के रूप में देख रहे हैं जी कि मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया है और हमको उनको ही आगे आगरे की जो सीट है वो मोदी जी के ही नाम पर जाएगी आगे जी। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं सौरभ, किस तरीके से ये ताजनगरी के लोगों का कहना है कि जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन्हीं पर ये वोट करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है उनका सीधा लाभ इन लोगों तक पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विरोध भले ही है लेकिन अब वोट मोदी और योगी के चेहरे पर देंगे। ठीक है संजय जी, एक सवाल ये कि फेक न्यूज फैलाने वाले पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है कि आप देखते होंगे बहुत तरीके की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, खबरें कुछ अलग होती है, तोड़ मरोड़ को उसको ऐसा पेश कर दिया जाता है कि स्थिति खराब हो जाती, तनावपूर्ण स्थिति हो जाती। लेकिन ऐसे लोग जो हैं जो ऐसा करते हैं उनकी अब खैर नहीं, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, खबरें दिखाइए लेकिन साफ, स्वच्छ, पारदर्शी। संजय जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। रवि मैं आपसे यही सवाल आपसे ही कि इस बार जो फेक न्यूज फैलाने वाले हैं उनको लेकर भी एक सख्त हिदायत जो है वो जारी किया गया है कि इस तरीके की अगर आपको एक्टिविटी में कोई पाया गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाचारों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उससे चुनाव आयोग ये माना जा रहा था कि इस बार समाचारों को लेकर के बहुत सख्ती बरतेगा। उसी के तहत
उन्होंने चले बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, चुनावी शंखनाद हो गया है। 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा, पारदर्शी तरीके से मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। अब कैंडिडेट भी तैयार हो गए होंगे, कुछ लोगों के नामों का ऐलान हो गया, कुछ लोगों के नामों का ऐलान होना बाकी है। 7 चरणों में मतदान होना है और इसी के साथ चुनावी शंखनाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।